नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ, जहां आज बात दिल्ली में बैठे हिडमा के हिमायतियों की होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ छात्र पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित होकर प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन ये प्रदर्शन भी सियासत का मंच बन गया। प्रदूषण का विरोध करते करते छात्र नक्सली कमांडर हिडमा के एनकाउंटर का विरोध करने पर उतारू हो गए। उन्होंने हिडमा के समर्थन में नारे भी लगाए और धमकी भी दी कि हजारों हिडमा पैदा हो जाएंगे। जहां प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने आए छात्र अचानक अपने मार्ग से क्यों भटक गए, अब यह व्यापक शोध का विषय बन चुका है। क्या इन छात्रों को किसी राजनीतिक दल ने हवा दी है या फिर छात्रों के बीच नक्सली समर्थक स्लीपर सेल बनकर घुस चुके हैं? इन सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के हालात को जाने बिना कुछ लोग दिल्ली में बैठकर बस्तर को लेकर युवाओं को बरगला रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदर्शनकारियों को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने भी कहा कि जो संविधान का समर्थन करता है वह हिडमा का समर्थन नहीं कर सकता, किंतु हमने देखा है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेताओं ने हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और यही देखकर प्रतीत हो रहा है कि कहीं हिडमा की तरफदारी करके किसी नए आंदोलन को जन्म तो नहीं दिया जा रहा। और हिडमा के हिमायती कौन हैं, क्या इनका कोई राजनीतिक संरक्षक है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। ये वही गैंग है जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे ये भी पूरे देश ने देखा है। पर ये इनकी मानसिकता बार बार उजागर होती है और पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाफ सोचने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होगी। संविधान में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति हिडमा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता है। जो लोग हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, बस्तर में हुई खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें जीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है और हमने तो अपना सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी खोया है। और कहा जाता है कि इस पूरे जीरम कांड के, जीरम मातम के पीछे हिडमा का हाथ था। तो ऐसे तत्वों की हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस से हैं और अखिल पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे, चूंकि दिल्ली में जो भी फेस करते हैं वे आप ही फेस करते हैं, चाहे वह प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, हालांकि कुछ करते हुए नजर तो प्रदूषण के खिलाफ नहीं आते, लेकिन चलिए हम अभी हिडमा के विषय पर ही बात कर लेते हैं। आलोक जी, सबसे पहला सवाल यह है कि प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते करते मौखिक प्रदूषण क्यों होने लगता है? आप प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें खींच के हिडमा तक कैसे लाया जाता है?
आलोक जी। अभिनय जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ जो पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, बेहद अगर इस विषय को आप देखेंगे तो गंभीर है। इसलिए गंभीर है क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य, जो देश के भविष्य है उससे जुड़ा हुआ विषय है, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ विषय है कि वो युवा जो आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को प्रतिनिधित्व देंगे, आज यदि वो एक आतंकी, एक आतताई, एक नक्सल लीडर के उसमें समर्थन में नारे लगा रहे हैं और ऐसे नक्सल लीडर दुर्दांत अपराध जिन्होंने किए हैं प्रदेश में, उन इतने बड़े लेवल पे जिसने जो है हमारे जवानों को मारा, एक कांग्रेस के पूरे लीडरशिप का सफाया किया जी। तो अब कहीं ना कहीं इस विषय को गंभीरता से लेना होगा विनय जी। और जो लोग भी हैं इस सब के पीछे, जो लोग भी हैं, वहां तक भी पहुंचने की आवश्यकता भी है। हमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता, मैं ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि ये जो हमारे युवा साथी हैं, मैं समझता हूं, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से हिडमा का जन्म हुआ था काफी वर्ष पहले, माइंड वॉश और ब्रेन वॉश करके उन्हें सरकार और संविधान के खिलाफ भड़काया गया था, आज फिर से वो एक स्थिति और परिस्थिति बने और ऐसे हमारे युवा साथी जो आज पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जिनके पास पूरा भविष्य बनाने को लेकर के है, जिनके पास भविष्य राह देख रहा है कि वो हमें दुनिया को राह दिखाएं, मैं समझता हूं उन्हें काउंसलिंग की भी रिक्वायरमेंट है, उनके साथ बैठने की आवश्यकता है और उन्हें समझने और समझाने की आवश्यकता है ये हिडमा कौन था और इसने क्या काम किया है। और आप अगर इनके प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से आप उस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं जिस विचारधारा को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक इसके पीछे जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्था है, किसी को भी बख्शने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा कोई हिडमा पैदा ना हो पाए, इसके लिए सरकार को और सभी लोगों को पुनः फिर से जो है का संपूर्ण प्रयास जो है करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए आलोक जी, ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि जब बच्चों को देखा जाता है, उनकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तो वे ज्यादा वयस्क लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि उनकी अभी ज्यादा उम्र नहीं है, या फिर तो उनको कॉलेज में अभी ही पहुंचे हैं, या फिर उनको कुछ ही समय पहले ही इस तरह से जो है ग्रूम किया गया है कि देखिए आपको ऐसा जाके बोलना है। जी, इसीलिए मैंने कहा, मेरा कहने का रीजन यही था कि वो बच्चे जो है वो ऐसे दिख नहीं रहे हैं और मतलब उनकी जो मानसिक चेतना जिसको कहते हैं ना, अभी आवश्यकता है वो उस समय पे है जहां पर उन्हें ब्रेन वॉश किया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है। आवश्यकता है काउंसलिंग की और पता लगाने की कौन लोग इस षड्यंत्र के पीछे, जो देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों को बाहर निकालने की और जनता के सामने उन्हें दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, अभिमन्यु जी आपका रुख करूंगा। हम जब ये नारों को सुनते हैं कि कॉमरेड हिडमा अमर रहें और लाल सलाम कॉमरेड हिडमा, तो आपको कुछ कीवर्ड्स एक जैसे नजर नहीं आते? अभी कुछ समय पहले आपकी ही एक नेता की ओर से कॉमरेड हिडमा लिखकर लाल सलाम उन्हें किया गया था। कीवर्ड्स बिल्कुल मैच करते हैं, क्या ये अलग अलग है? अभिमन्यु जी। जी अभिनय जी, नमस्कार आपको। सबसे पहले तो आलोक भाई को, अखिल जी को और आपके सभी दर्शकों को। और देखिए, जो शब्दों की बात आप कर रहे हैं कॉमरेड, तो जहां तक के कम्युनिस्ट लोग हैं वो उसी प्रकार से उनके लेटर में भी हमने देखा है कि चाहे कॉमरेड सोनू दादा लिखा हो या इस प्रकार का भी लिखा हो। और आप उस नेत्री की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की कोई पदाधिकारी थी और ये पोस्ट सामने आने के बाद उनके तत्काल रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से बाहर भी कर दिया गया है और आगे की भी कार्रवाई जो है पार्टी की तरफ से उनके ऊपर की जा रही है। उसके अलावा अभी जो ये मामला है, जो वीडियो हमने देखा सामने, जिसमें समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और समर्थन में बातें की जा रही हैं जी। इस मामले में देखिए, अभी जो मैंने गृह मंत्री जी का बयान सुना हमारे प्रदेश के, विजय शर्मा जी का, उस बात से मैं सहमत हूँ और आलोक जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि जिस तरीके की बात वो लोग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है और उनको आकर के बस्तर को देखना चाहिए। उन्होंने बस्तर को कभी देखा नहीं है। यही बात देखिए हमारे संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी ने भी कही कि उनको पहले तो 1.5 दशक का इतिहास जो है बस्तर का वो जानना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपने
नक्सल लड़ाई में जो हमने अपने तो पूरा शीर्ष नेतृत्व खोया वो सबने देखा है। उसके अलावा और भी जितनी जाने हिडमा जैसे नक्सलवादियों ने ली है और जितने भी परिवारों को बेसहारा किया है, इसका कोई और इसमें कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर मुझे देखकर लगा, जो उनकी बातों से भी विजय शर्मा जी के ये लगा कि उन्होंने वो वीडियो पूरा देखा है। उन्होंने वो बात भी कही कि यहाँ आकर हम चाहते हैं कि आप देखें और आपका जो भी ब्रेन वॉश करना चाह रहा है वो भी हम उसमें चाहते हैं कि आप उसमें, कम से कम आप बच्चे हैं अभी, देखिए ज्यादा उम्र के नहीं है, आलोक जी भी कह रहे थे, आप लोग के दिमाग में कोई भी बातें अगर भरी जा रही है उसको स्पष्टीकरण होना जरूरी है। आप लोग के बाद दिमाग में गलत चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ समस्या क्या आती है अभिनय जी, अरुण साहू जी का बयान देखिए। अरुण साहू जी जैसे लोग जो है गड़बड़ बयानबाजी करके पूरी समस्या पैदा करते हैं। आपने देखा होगा उनकी जो भाषा शैली थी, मुझे तो लगता है उन्होंने वीडियो भी नहीं देखा है, केवल किसी पत्रकार ने उनसे पूछा होगा कि ऐसा ऐसा वीडियो सामने आया, तो उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा गैंग और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो देखिए उनको ये याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ही जब 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार थी और जब सलवा जुडूम चला करता था तो ये कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के नेता थे महेंद्र कर्मा जी, जिन्होंने सलवा जुडूम का इंप्लीमेंटेशन किया, बस्तर में जगह जगह जा जाके कमर तोड़ने का काम किया, यहाँ तक के नक्सलियों ने उनकी हत्या तक कर दी। तो जिस प्रकार की चीजें कांग्रेस ने हमेशा साथ दिया है, अरुण साहू जी को तो जाकर के रमन सिंह जी से पूछना चाहिए कि आप क्यों केपीएस गिल जी को बोलते थे कि आप वेतन लो और मौज करो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कि नक्सल समस्याओं के विशेषज्ञ थे हमारे उस समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंजाब से आए हुए थे। उसके अलावा उस समय जो रवैया था रमन सिंह जी का नक्सलवादियों के खिलाफ, उस पर सवाल क्यों नहीं करते? तो ये इस प्रकार के अगर नेता होंगे, जो जिम्मेदार नेता होंगे, अरुण साहू जी बड़े मंत्री हैं, वकील भी है पेशे से, तो ये सारी बातें उनको करना शोभा नहीं देता कहीं से कहीं तक कि उनको एक संवेदनशील किस्म की बातें करनी चाहिए। देखिए विजय शर्मा ने जो बात कही मैं उससे सहमत हुई, बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए, उन्होंने कहीं बस्तर दिखाई नहीं है, वो ब्रेन वॉश दिख रहे हैं, आपने वही कहा कि उस बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल अभिमन्यु जी, देखिए ये सवाल इसलिए भी उठने जरूरी हैं क्योंकि इससे पहले, अब हम अगर इसके तार सीधे सीधे आतंकी से जोड़ते हैं तो इससे पहले भी एक जो है प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे थे कि आप एक आतंकी को मारोगे 100 आतंकी निकलेंगे। इसी तरह के अगर आप प्रदूषण के लिए जो है प्रदर्शन करने जाते हैं तो आप प्रदूषण को लेकर बोलिए, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव को लेकर बोलिए, लेकिन जैसे ही मीडिया उनके सामने पहुंचती है, मीडिया को प्रदर्शित करने के लिए वह सीधे सीधे हिडमा पे आ जाते हैं और तख्तियां दिखाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आंतरिक तौर पर हो रही है और कोई ना कोई इसके पीछे बड़ी साजिश रची जा रही है। अखिल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आखिर इस तरह ग्रूमिंग हो कैसे जाती है बच्चों की? सीधे तौर पर जब वह कॉलेज में पहुंचते हैं तो उन्हें पढ़ाई की तरफ ज्यादा उन्हें प्रोत्साहित करने की जगह इस तरह की विचारधाराएं उन पर कैसे थोप दी जाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये सारे मामले में एक बड़ा परिदृश्य पर देखने की बात है जी। यह कोई नई बात नहीं है, यह पहले भी होता रहा है। हैरानी की बात केवल इतनी है कि पहले जेएनयू के कैंपस में होता था और यह मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाता था। जब मोदी जी की सरकार आई तो ये शर्जील इमाम और ये कुछ जो लोग अंदर में एनएसए के तहत बंद हैं जी, उनकी हियरिंग भी चल रही है, तो ये बात सामने है। लेकिन ये सारी चीजें पहले भी होती थी। 2.5 दशक पहले जब हम लोग पत्रकारिता करते थे राजधानी में, तो यही लोग दिल्ली से आते थे, जेएनयू से आते थे और भी लोग आते थे, और जब नक्सली मुठभेड़ में मारे जाते थे तो उनको लेकर मानवाधिकार की बात करके उनके पक्ष में अपील करते थे कि ये फर्जी मुठभेड़ है। दरअसल इसमें जो बड़े परिप्रेक्ष्य में जाकर बात करने वाली बात जो मैं बोल रहा था, उसका कारण यह है कि आज की स्थिति में 3M जो माओवादी हैं या मार्क्सिज्म है और मिशनरी है और एक्सट्रीमिज्म जो मुस्लिम है, जो रेडिकल इस्लाम है, उस ये तीनों का जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं जो नेक्सस है वो बिगड़ रहा है। आज उसी की जो स्थिति जो खराब है उसके कारण से यह जो अकुलाहट और जो खुलकर सामने आकर जो इंडिया गेट में इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो सामने आ रही है। ये जो मार्क्सिज्म जो है, जो लेफ्ट लिबरल है, जो ग्लोबल विलेज भूमंडलीकरण की बात करते हैं, ये आज खुलकर सामने आ रहे हैं और ये लोगों की जो मानसिकता जो है बहुत पुरानी है। जिस तरीके से शर्जील इमाम वहां
उत्तर पूर्व में जाकर जो चिकन नेक को तोड़ने की बात करते थे, उनका वीडियो भी सामने आ गया है। हिडमा को लेकर जो सपोर्ट कर रहे हैं, यह भी कोई नई बात नहीं है। इनका जो पूरी तरीके से जो ग्लोबल विलेज भूमंडलीकरण लेकिन वाला सर जो इसमें है, अखिल जी, इसमें एक सवाल यह भी आता है कि जो लोग शर्जील इमाम या फिर ऐसे लोगों को लेकर पोस्ट करते हैं, ऐसे ही राजनीतिक दलों के नेता जो हिडमा को लेकर भी पोस्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? सालों से वह सत्ता में रहे हैं या फिर सत्ता से अब विपक्ष में हैं, फिर भी इस तरह अगर वह पोस्ट डालते हैं और फिर भी सवाल खड़े होते हैं, तो इन ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं क्या, और साथ ही साथ यह भी बड़ा सवाल है कि आज सोशल मीडिया के दौर में जब एक सूचना सेकंड्स में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है, तो इस तरह के पोस्ट का क्या प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो अभी सिर्फ कॉलेज में पहुंचे हैं जैसे बच्चे? देखिए, ये जो लेफ्ट लिबरल जो हैं, यह केवल भारत के अंदर सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में इनका एक नेक्सस है। और उनका जो सपोर्टिंग सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वह जो है मुस्लिम और मिशनरीज जो है, रेडिकल जो मुस्लिम है और मिशनरीज है, इससे जो विदेशी फंडिंग आती है, वो जो है इनको सपोर्ट करता है। ये सारी जो फंडिंग, विदेशी फंडिंग होती है, जो जॉर्ज सोरस के जो पाले हुए जो लोग हैं जी, आप देखिए सोनी सोडी जो है हिडमा के जो अंतिम संस्कार में जो शामिल होती है, वह आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है। आप समझ सकते हैं कि वो हिडमा के पक्ष में क्यों बोल रही है। ऐसे अब एक नई चीज आ रही है कि जो नक्सली जो है, वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिख के बोलते हैं कि वे एक बड़ी तादाद में वे फरवरी में आत्मसमर्पण करेंगे। यह भी एक तरीके से ये इन लोगों का एक खेल है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों के बीच में आकर अपनी जो बातें हैं उसको पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, हिडमा को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उसको जी। जबकि यह देखने वाली बात है, यह नैरेटिव सामने लाने वाली बात है कि हिडमा ने कितने लोगों की हत्या की है। अभी तक आप बस्तर के अंदर में जो जल जंगल जमीन की बात को लेकर जो आम आदिवासियों को मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, विकास की मुख्य धारा से दूर रखा गया, इसको लेकर भी सोचने वाली बात है। ये आम लोगों को सचेत होने वाली बात है। ये ग्लोबल जो लोग हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा अलार्मिंग है अखिल जी, चूंकि ऐसे समय में अगर सूचनाओं का एक तो तंत्र इतना तेज है कि छोटी सी बात हर जगह पहुंच जाती है, ऐसे में जो नए बच्चे हैं या फिर जो सिर्फ कॉलेज में पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को ग्रूम करना और भी आसान हो जाता है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आलोक जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तारीख तय कर दी गई कि हम नक्सलवाद को इस तारीख तक समाप्त कर देंगे, लेकिन जिस तरह बड़े नेता भाजपा के कहते हैं कि अर्बन नक्सलिज्म है या फिर नक्सल जो है नक्सल विचारधारा है जो कि इसकी जड़ में है, उस पर अगर एसिड नहीं डालिएगा तो ये विचारधारा या फिर इस तरह की विचारधारा कहां तक खींच के चलेंगे? मान लीजिए अगर आप नक्सलवाद को एक बार को समाप्त भी कर देते हैं, लेकिन अगर विचारधारा जिंदा रह गई तो आगे फिर से कोंपे फूट जाएंगी। उसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, सुरक्षा बलों से आप नक्सलवाद का खात्मा कराने के लिए उन्हें एक्शन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन विचारधारा कैसे आप बदलवा पाएंगे? देखिए, जो आज आप घटना देख रहे हैं जी, उसकी परिणाम दूरगामी है बहुत। इसलिए हमें आवश्यकता है कि ये परिणाम हमें आने वाले भविष्य में ऐसे गर्त में ना लेके जाए इन नौनिहालों को, इन बच्चों को, जो इनके भविष्य को और देश के भविष्य को खराब करे। मेरे लिए हर वो आतंकी संगठन, चाहे वो आईसिस हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या अन्य कोई आतंकी संगठन, या फिर जो नक्सलवाद के रूप में मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में हथियार है और जो हथियार की भाषा कर रहे हैं, और जो हथियार की भाषा समझते हैं, जो हिंसा की भाषा समझते हैं, ये सब अभिनय जी सवाल है। और जहां तक विचारधारा की बात है, हमारे देश में संविधान ने सबको अपनी खुद की एक विचारधारा रखने की आजादी दी है। इसके लिए जो है सरकार कुछ भी कर ले, कोई भी सरकार, लेकिन विचारधारा को किसी के आप बदला नहीं जा सकता। पहली बात, आप अपने सामाजिक बदलाव से, सांस्कृतिक बदलाव से और डेवलपमेंट से ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो विचारधारा जिसको लेकर के इस देश का निर्माण हुआ, इस लोकतंत्र का निर्माण हुआ,
वो सक्सेसफुल है। और जिस विचारधारा के साथ आप चले और जिसकी परिणति आज देखें तो हिडमा जैसे अन्य नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं या खत्म हो जाएंगे कुछ महीनों में। जी तो ये आवश्यकता है इस दोनों के कंपैरिजन को हमारे युवाओं को, हमारे भविष्य को बताने की, समझाने की। और जहां तक अर्बन नक्सलिज्म की बात ठीक। है, आप अपनी विचारधारा रखिए, ठीक। लेकिन जिस दिन ये विचारधारा प्रैक्टिकल रूप से आएगी बाहर, जी आप कुछ सरकार के खिलाफ करेंगे, आप संविधान के खिलाफ करेंगे, वो दिन चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे ठीक। वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या कोई भी ठीक। सरकार हो, मैं समझता हूँ उस सरकार को सबसे पहला एक्शन जो है उस विचारधारा के, जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, उसके खिलाफ में लेना चाहिए विनय जी। और अभिमन्यु वो हमारी जी, सरकार इस वक्त ले जी रही है। जी अभिमन्यु जी, मैं ये मान करके चलता हूं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सबसे ज्यादा दंश झेला है नक्सलवाद का। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के ही नेता उनके एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े करेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई सबूत है एनकाउंटर को लेकर, आप कोर्ट चले जाइए, अगर आप सवाल खड़े करेंगे, मनोबल को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहेंगे इस तरह पोस्ट डालकर, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अभिमन्यु जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पार्टी जी। में हमारा ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं है, और पार्टी में जिसने भी जो भी किसी पदाधिकारी ने इस प्रकार की बातें की हैं उसके ऊपर तुरंत जो है वो कार्रवाई की गई है। देखिए, हमने नक्सलियों का दंश झेला है, आप जानते हैं, और सबसे ज्यादा जिला छत्तीसगढ़ के अंदर, और हमसे ज्यादा खुशी किसको हुई? अभी देखिए, आप भी कह रहे थे कि जैसे जेएनयू का मामला आप देखें, ये वाली प्रोटेस्ट भी देखें, ये मामले कुछ और होते हैं, लेकिन बीच में ऐसे कुछ लोग निकल आते हैं जो लोग नारेबाजी कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। जेएनयू मामले में भी जिन्होंने नारेबाजी की थी, उस प्रकार किया, उस समय जो लोग इस चीजों में शामिल थे वो अभी जेल में है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो इस सब लोगों का हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अब जो बात कही गई यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मामले में, और आप कह भी रहे थे कि जो विचारों की लड़ाई है, तो अभी भी मैं पहले भी ये सारी बातें कई बार एक डिबेट में उठा चुकी है। आज भी जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार के सामने वो जिस लेटर की बात कर रहे थे, उस लेटर में भी ये लिखा हुआ था कि अस्थायी रूप से जो है हमारे सोनू दादा ने, जो हमारे कॉमरेड सोनू दादा हैं, उन्होंने शस्त्र का त्याग किया है अस्थायी रूप से। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है कि आप अस्थायी रूप से अगर शस्त्र त्याग कर रहे हैं, मतलब आप कल फिर शस्त्र उठाने को तैयार रहेंगे। आप पूरी तरह से, ये नहीं है कि आप सरकार के नीति नियत में आ रहे हैं और उसकी पुनर्वास नीति को पूरी तरह से अपना रहे हैं। या आप कई जगह, तो मैंने एक नक्सलवादी के मीडिया से बात करते हुए देखा था, उसने कहा था कि हम विचार नहीं छोड़ रहे हैं, केवल जो है शस्त्र छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। 26 तक के विचार खत्म करने में थोड़ा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको, वहां के लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उसमें वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ प्रयास किए भी थे, 70 से ऊपर वन उपज खरीदने के प्रयास किए, वहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराने के प्रयास किए, किसी भी तरीके से वहां के लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ करके मुख्य धारा में लाना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं विचार धीरे धीरे खत्म होगा। और 26 तक के नक्सलवाद, जो रेडिकल नक्सलवाद है, वो खत्म हो जाए तो बहुत सही है, लेकिन विचार की लड़ाई तो लंबी चलेगी, थोड़ा समय इसको और लगेगा खत्म करने के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, अगर इस तरह से विचार आते रहेंगे और इस पर अगर चर्चा नहीं होगी, सकारात्मक चर्चा नहीं होगी, और इसी तरह अगर हम राजनीतिक दल आपस में ही झगड़ते रहेंगे कि देखिए आप पे आरोप लगाते हैं, आप पर प्रत्यारोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई और लंबी भी खिंचने वाली है। देखना होगा कि जिस तरह जो डेडलाइन तय की गई है उस तक हमें क्या देखने को मिलता है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया, अखिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।